दोस्तों, आज के इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। माँ बाजार गई थी। मैं और भाभी घर पर अकेले थे। भाभी नहाकर बाथरूम से बाहर निकली थी। जब मैंने भाभी को देखा तो अपना होश खो बैठा। भाभी विधवा थी और जवान और खूबसूरत भी थी। भाभी मुझे अपने कमरे में ले गई और मुझे नीचे बिठाकर इसलिए कहानी को लास्ट तक सुने। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्द कर लीजिए ताकि ऐसी कहानी रोजाना आप तक आसानी से पहुंच सके। उन दिनों संजना दीदी के डिलीवरी होने वाली थी। माँ उनके साथ हॉस्पिटल गई हुई थी और जाते वो काफ़ी सारा सामान भी लेकर गई थी। माँ ने बताया था कि उन्हें कम से कम अस्पताल में 4 दिन लग जाएंगे और यह सोचकर मैं बहुत खुश था कि अब मैं घर में सुकून से मौज मस्ती करूँगा। मैं 16 साल का जवान लड़का था। इस उम्र में लड़के अपनी मर्जी करते हैं और अकेले घर में खुद को शांत महसूस करते हैं। मैं भी अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकता था, मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे वो कुछ करने का मौका भी मिल जाएगा जो शायद मैंने एक सपने में भी नहीं सोचा था। इतनी कम उम्र में किसी औरत का साथ मिल जाना और वो कभी अकेले में भी, मैं अपने आप में एक खुश था कि मुझे ऐसे ही कुछ घंटे नसीब होने वाले थे। माँ दोपहर के बाद समय बाजार गई थी और 5 घंटा ही गुजरा था। घर के दरवाजे पर आवाज़ होने लगी। शायद वह दोपहर का कोई बाहर निकलना पसंद नहीं करता था। ऐसे में हमारे घर कौन आया था? माँ भी घर पर नहीं थी। कुछ सोचने के बाद मैं दरवाजे पर पहुंचा तो यह देखकर हैरान हुआ कि दरवाजे पर तो तानिया भाभी खड़ी थी। काले कपड़े में वह खूबसूरत दिख रही थी। उनके गीले बालों से पानी टपक रहा था, अगले बाजू को भी भिगो रहा था। उन्हें देखते ही मेरा दिल जोर जोर से तड़पने लगा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं हाथ बढ़ाऊं और इन्हें हासिल कर लूं, लेकिन मेरे लिए यह मुश्किल नहीं था क्योंकि अब तक मेरे और तानिया भाभी के बीच में कोई खास जान पहचान नहीं हुई थी। बेटी तानिया भाभी मुझे देखकर मुस्कुराई और अंदर आने की इजाज़त मांगने लगी। मैंने जल्दी से साइड को हटकर उन्हें अंदर आने की जगह दी और बड़ी मोहब्बत से बोला कि आपको इजाज़त मांगने की क्या ज़रूरत है, हमारा घर आपका तो ही है। तानिया भाभी जोर से हंसी और कहने लगी, अविनाश, तुम्हारी यही बातें मुझे बहुत पसंद है कि तुम मुझे गैर नहीं समझते हैं। हर रोज़ की तरह तानिया भाभी के हाथ में आज भी दूध का गिलास मौजूद था। वह हमेशा ताज़ा दूध का गिलास से उठाकर हमारे घर आती थी और मेरी तरफ बढ़ा दिया करती थी। अब तो मुझे इस दूध की इतनी आदत हो चुकी थी। मैंने झटपट उनके हाथ से दूध का गिलास लिया और फटाफट सारा दूध पी गया। यह देखकर तानिया भाभी मुस्कुराकर मेरे करीब आई और कहने लगी कि तुम्हें मेरा ताज़ा दूध बहुत पसंद है ना? मैंने झट से हाँ से में सिर हिलाया तो मेरा हाथ पकड़कर मेरे पास ही बैठ गई। पहली बार तानिया भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा था। मेरे सारे शरीर में सनसनी दौड़ गई थी। वह कहने लगी कि अविनाश, तुम पता है, मेरे मरे हुए पति को मेरा ताज़ा दूध बहुत पसंद था, लेकिन उनकी जल्दी से मौत हो गई और हमारा साथ बहुत कम रह गया। उनके जाने के बाद मैं इतने अकेले महसूस करती हूँ, यह सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तभी तो रोजाना तुम्हारे घर चली आती हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा। तानिया भाभी के कंधे पर हाथ रख दिया और उनसे
कहा कि आप क्यों परेशान होती हो, हम लोग आपके साथ हैं ना। मैं तो आपका बहुत ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ। आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो तो आप बिना झिझक मुझे कह सकती हैं। तो मेरी बात तानिया भाभी की आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा हुई और वो कहने लगी, क्या सच में तुम मेरी हर बात मानोगे? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। वो धीरे से मेरे कान के करीब आई और कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ कमरे में चलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपने कमरे में लेकर चलोगे? तानिया भाभी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरा चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। मैं सिर्फ 16 साल का था और पहली बार कोई औरत मेरे इतने करीब आई थी और सिर्फ सीधा कमरे में जाने की बात कही। मैं शर्म से पानी पानी हो गया था। वह मेरी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहने लगी, क्या क्या हुआ? क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? तानिया भाभी का अंदाजा ऐसे था कि मैं दिल हार गया था, या फिर शायद यह मेरा उम्र का नतीजा था, या फिर वह भावनाएं जो काफ़ी दिनों से मेरे दिल में पल रहे थे। मैंने तानिया भाभी को कहा और बिना सोचे समझे उन्हें अपने कमरे में ले गया। उसने अपना दुपट्टा एक साइड पर रख दिया, फिर मेरे बेड पर लेट गई। सच कहूँ तो मुझे तानिया भाभी से इस रवैया का उम्मीद हरगिज भी नहीं थी। नहीं, इन्हें हमारे घर आए अभी महीने ही हुआ था, लेकिन अभी भी हम दो के बीच में खुलकर ऐसी कोई बात नहीं हुई थी और अचानक ही वो मेरे बिस्तर पर आ गई थी। मैंने अपने कपड़े हटाए और खुद भी इस तरह पर पहुंच गया। तानिया भाभी ने मेरे कान पकड़े और कहने लगी कि तुम तो बहुत ज़्यादा शरारती हो अविनाश। इससे पहले कि मैं हाथ बढ़ाकर इन्हें छूता या हासिल करने की कोशिश करता, तानिया भाभी ने ऐसी हरकत की, मेरे होश उड़ गए। मैंने हैरानी से पूछा कि यह आप क्या कर रही हैं? वो मुस्कुराकर कहने लगी, ये भी मोहब्बत करने का एक तरीका है। वो मेरे पैरों में बैठ गई और उसके बाद जो कुछ तानिया भाभी ने अगले 3 घंटे तक मेरे साथ किया, मैं सारी जिंदगी नहीं भुला सकता। ऐसा लग रहा था जैसे तानिया भाभी कोई अनुभवी औरत हो और उनके लिए यह कोई नई बात न हो। खुद मुझे पहली बार एक बात याद आई, जब मैंने उनके देवर को उनके घर से निकल कर जाते हुए देखा था और उस वक्त जिस हाल में वो दरवाजे पर खड़ी थी, वह चौंका देने वाले लम्हे थे। मैं सोच में पड़ गया था कि क्या तानिया भाभी अपने देवर के साथ भी, क्या हर कोई इनके बारे में ठीक ही कहता था? क्या उनके अपने देवर के साथ भी कोई संबंध था? और फिर कुछ ही देर बाद मुझे हर सवाल का जवाब मिल गया। तानिया भाभी 3 घंटे तक लगातार नीचे। तानिया भाभी एक खूबसूरत और जवान औरत थी जो कुछ महीने पहले ही हमारे पड़ोस में शिफ्ट हुई थी। शुरू में तो हमारे उनसे पहचान नहीं थी। फिर एक दिन वो खुद ताज़ा दूध लेकर हमारे घर आई और माँ से अपनी पहचान करवाई, तो हमें पता चला कि वो एक विधवा औरत है जो अकेली रहती है। तानिया भाभी के साथ कोई नहीं था। कभी कभी उनका एक देवर उनसे मिलने के लिए आ जाया करता था और तानिया भाभी ने बताया था कि उनका खर्च वही देवर उठाता है। तानिया भाभी बहुत ही बड़ी नर्म स्वभाव वाली थी, बल्कि मोहब्बत करने वाली औरत थी। जब वह पहली बार हमारे घर ताज़ा दूध लेकर आई थी तो मैंने जल्दी से दूध पी लिया था, क्योंकि मुझे उनका वो ताज़ा दूध वह बहुत पसंद आया था और वास्तव में वह दूध बहुत स्वादिष्ट था।
जो तान्या भाभी बनाकर लाती थी उसमें कुछ मेवा भी मिले हुए होते थे। मेरी पसंद देखते हुए वे कहने लगी, मैं जब आऊँगी तुम्हारे लिए दूध जरूर लेकर आऊँगी। फिर माँ से कुछ ऐसी दोस्ती हुई कि वह रोजाना दोपहर को हमारे घर आने लगी। वह अकेले औरत थी, माँ के साथ अपने दुख सुख बताया करती थी। माँ भी उसको अपने घर के हर बात कह दिया करती थी, इसलिए उन दोनों की दोस्ती गहरी हो गई और इस दोस्ती का फायदा मुझे होने लगा। मैं न सिर्फ तानिया भाभी का लाया हुआ ताज़ा दूध पीता बल्कि सारा वक्त अपनी आँखों उन पर जमा कर बैठा रहता, क्योंकि मुझे तानिया भाभी बहुत ही पसंद आ गई थी। मैं उम्र के जिस हिस्से पर खड़ा था वहाँ इस तरह की औरतें लड़कों को बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करती हैं और तानिया भाभी की पर्सनालिटी भी ऐसी ही थी। धीरे धीरे तानिया भाभी अपने छोटे मोटे काम काज मुझसे ही करवाने लगी थी। उन्हें कोई भी काम होता तो वह छत से ही आवाज़ लगा देती और मैं दौड़ा दौड़ा चला जाता। उनका सौदा वगैरह लाने का काम अब मेरे ही जिम्मे हो गया था। माँ भी कहती कि इकरार न करना, तानिया भाभी विधवा औरत है, उनकी मदद करना हमारा फर्ज है। कई बार पापा ने कहा भी कि गैर औरत के पास बेटे को इस तरह मत भेजा करो, ऐसा ना हो कि मोहल्ले वाले बातें बनाए या कोई और ऊंच नीच हो जाए, मगर माँ के कान पर जैसे बंद थे। माँ ने कहा था कि एक विधवा औरत की मदद करने से मोहल्ले वालों को क्या ऐतराज हो सकता है, जबकि पापा का कहना था कि लड़का जवान हो रहा है, ऐसे में किसी गैर औरत के घर आना जाना ठीक नहीं है। खैर माँ के आगे पापा की एक न चली और मैं तानिया भाभी के घर आने जाने लगा। वो भी रोजाना ही दोपहर को हमारे घर आ जाती थी और मुझे ताज़ा दूध भी रोजाना पीने को मिलता था। कई बार मम्मी ने मना किया कि रोजाना दूध न लाया करो, अविनाश की आदत खराब हो रही है, लेकिन वह मुस्कुराकर कहती कि अविनाश कोई गैर थोड़ी है, मेरी इतनी मदद करता है तो क्या मैं इसे एक दूध गिलास भी नहीं पिला सकती। तानिया भाभी की इस मोहब्बत के आगे न सिर्फ माँ खामोश हो जाती बल्कि मैं और खुश हो जाता। तानिया भाभी को हमारे घर आए हुए 20 दिन ही गुजरे थे कि मेरी बड़ी बहन संजना के ससुराल वाले उसे हमारे घर छोड़कर चले गए, जबकि उसकी डिलीवरी होने वाली थी और उसके ससुराल में नियम था कि औरतें का पहला बच्चा उसके मायके में ही होते हैं और सारा खर्च भी मायके वाले भी उठाते हैं। मेरे पापा एक सरकारी ऑफिस में काम करते थे, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और फिर संजना दीदी मेरी इकलौती बहन थी, इसलिए माँ को उन सब बातों पर कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन तानिया भाभी ने माँ को समझाया कि यह कोई तरीका नहीं है, इस तरह कौन अपने घर की इज्जत को मायके छोड़कर जाता है, यह तो ससुराल वालों का बच्चा है, उन्हें ही पैदा करवाना चाहिए। तानिया भाभी की बात सुनकर माँ को एहसास हुआ कि वह ठीक ही कह रही हैं, लेकिन अब क्या हो सकता था। अलबत्ता इस बात का नतीजा यह निकला कि माँ छोटी छोटी बात तानिया भाभी से पूछने लगी। संजना दीदी को कौन से अस्पताल लेकर जाना चाहिए, उसे क्या खिलाना है। संजना दीदी के आने के बाद तानिया भाभी के चक्कर कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। वो अक्सर संजना दीदी के साथ बैठकर कुछ न कुछ
बातें करती नजर आती थी और मैं सिर्फ दूर से ही देखा करता था। शायद औरत के मामले थे, इसलिए मैंने कभी दखल अंदाजी नहीं किया और उससे 4-5 दिन ही गुजरते हैं कि एक शाम संजना दीदी मुझे कहने लगी, अविनाश मुझे जरा मेरे घर ले चलो, कुछ सामान लेकर आना है। मैंने हैरान हुआ क्योंकि दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी। हर ऐसे में इतना लंबा सफ़र करके उन्हें दोबारा ससुराल जाने की क्या ज़रूरत थी, मगर यह सोचकर खामोश रहा था कि शायद उनको ज़रूरी सामान होगा। और फिर संजना दीदी मेरे साथ ससुराल गई और वापसी पर एक बड़ा सा सफ़ेद रंग का थैला उठाकर चली आई। जब तान्या भाभी मेरे घर आई तो संजना दीदी उसने कहने लगी कि मैंने आपके कहने के मुताबिक सब कुछ माँ को लाकर दे दिया है, और अगर आप मेरी आंखें न खोलती तो मुझे इस बात का एहसास न होता कि जो मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी थी। तान्या भाभी ने मोहब्बत से संजना दीदी को गले लगा लिया और कहने लगी, तुम लोग ही मेरे अपने हो। बहुत सालों के बाद मुझे रिश्ता का एहसास हुआ। जब से मेरे पति की मौत हुई है मैं बिल्कुल अकेले ही रह रही हूँ। देवर भी मेरी मदद के लिए आता है, लेकिन हर बार एहसान जताकर जाता है। मैं तो बिल्कुल ही अकेली हो गई हूँ। यह कहकर तान्या भाभी की आंखों में आंसू भर आए। संजना दीदी ने जल्दी से उन्हें अपने करीब किया और कहने लगी, अब बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं, अब तो आप यही हमारी बड़ी दीदी हो। और फिर वो दोनों हंसकर बातें करने में बिजी हो गई। तान्या भाभी रोज रोज ही घर आने लगी थी और औरत के जिस दिन संजना दीदी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई हुई, माँ ने जल्दी से तान्या भाभी को बुलाया और उनसे कहा कि मुझे संजना को कभी भी अस्पताल ले जाना पड़ सकता है। अगर अविनाश को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं उनसे कह दूंगी कि वह तुम्हें बता देगा। तान्या भाभी ने ज़रा मुस्कुराकर कहा, आंटी आप क्यों फिक्र करती हैं, मैं खुद खाना पकाकर भिजवा दिया करूँगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर माँ को बहुत तसल्ली हो गई थी और वो रात ऐसे ही गुजर गई थी। माँ दीदी को अस्पताल लेकर नहीं गई थी। सुबह के समय मैं किसी काम से घर से निकला तो मैंने देखा कि भाभी का देवर उनके दरवाजे पर खड़ा था और फिर कुछ ही देर बाद उनके घर के अंदर भी दाखिल हो गया था। मैं सोचने लगा कि पता नहीं कैसा देवर है जो मदद करके एहसान भी जताता है। और कई बार मैंने तान्या भाभी के मुंह से यह बात सुनी थी। मुझे तो उनका देवर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मैंने कोने की दुकान तक गया। दुकानदार सामान देते हुए कहने लगा कि तान्या अजीब औरत मालूम होती है, आए दिन उसके घर पर ये रात में आता है, पता नहीं तान्या का क्या लगता है। तान्या दुकानदार की बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा कि वह विधवा औरत है, कुछ तो ख्याल करो। यह आदमी उसका देवर है और खर्चा पानी देने के लिए आता है। मेरे बात सुनकर दुकानदार जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, वह भाई उसके देवर तो बड़े मज़े हैं, जवान भाभी को खर्चा पानी देने के लिए रात को आता है। दुकानदार की बात सुनकर मेरा खून खौल उठा, लेकिन मैं खामोशी से पलट गया। मैं घर पहुंचा तो पता चला कि संजना दीदी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है
और फिर माँ अस्पताल ले जाने के लिए तैयारी करने लगी। माँ ने काफ़ी सारा सामान भी बांध लिया और मुझे रिक्शा लाने को कहा। मैं रिक्शा लेने के लिए निकला तो तान्या भाभी का देवर वापस जा रहा था। तान्या भाभी दरवाजे पर खड़ी थी। काले रंग के जोड़े में बहुत ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत दिख रही थी। उनके बाल भी खुले हुए थे और बालों से पानी टपक रहा था। एक लम्हे के लिए मैं रुक गया था। फिर मुझे संजना दीदी की तबीयत का ख्याल आया तो मैंने उन्हें संजना दीदी की तबीयत के बारे में बता दिया और वो जल्दी से हमारे घर की तरफ चली गई। मैं रिक्शा लेकर पहुंचा तो माँ और भाभी ने मिलकर संजना दीदी को रिक्शा में बिठाया। माँ 4-5 दिन का कहकर अस्पताल के लिए निकल गई। तान्या भाभी अपने घर चली गई। मैं सुकून से घर में बैठ गया क्योंकि अब घर में मैं बिल्कुल अकेला था। लेकिन 2 घंटे के बाद तान्या भाभी हमारे घर चली आई। अभी भी उन्होंने वही काले कपड़े पहन रखा था और उनके बाल भी खुले हुए थे। वो बहुत ज़्यादा हसीन लग रही थी। यह पहली बार था जब वो और मैं अकेले में एक दूसरे के साथ थे और उनके हाथ दूध का गिलास भी था। मैं 1 महीने से यह दूध पी रहा था। अभी भी मैंने जल्दी से दूध पी लिया और फिर उनके फरमाइश पर मैं उन्हें अपने कमरे में भी ले गया। लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा तो तान्या भाभी मेरे पैरों के पास बैठी और फिर कहने लगी कि मेरी मोहब्बत करने का अंदाज कुछ अलग है। मैं तो तान्या भाभी के अदाओं पर ही मर मिटा था और ऐसे में तान्या भाभी ने अपना दुपट्टा उठाकर मेरे दोनों पैरों को कसकर बांध दिया। मैंने हैरानी से पूछा, आप क्या कर रही हैं? तो उन्होंने आगे बढ़कर मेरे होठों पर हाथ रख दिया और फिर बिस्तर की चादर लेकर मेरे दोनों हाथों को भी बेड के कोने से बांध दिया। मेरे जिस्म में गुदगुदी पैदा होने लगी। मैं जज्बात की शिद्दत से चूर हो रहा था। एक खूबसूरत और जवान औरत मेरे साथ थी और वो खुद मेरे साथ वक्त गुजारने के लिए राजी थी। उसने मुझे बहकाने पर मजबूर किया था। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी आंखें बंद करता और फिर भाभी को महसूस करता, कुछ ऐसा हुआ कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे बांधने के बाद तानिया भाभी कमरे से बाहर निकली और फिर काफ़ी देर वह लौट कर नहीं आई थी। कुछ ही देर में मेरी आंखें खुद बंद हो गया तो 2 घंटे गुजर चुके थे। मुझे घर में कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा भी लग रहा था जैसे तानिया भाभी के अलावा घर में कोई और हो और फिर वह कुछ ही देर बाद तानिया भाभी देवर मेरे कमरे में दाखिल हुआ था। उसे अपनी आंखों के सामने देखकर मेरे होश ठिकाने आ गए थे। वे उस वक्त हमारे घर में क्या कर रहा था? फिर मैंने देखा कि तानिया भाभी के हाथ में वही लाल रंग का बॉक्स था जो संजना दीदी अपने ससुराल से लाई थी। तानिया भाभी ने जल्दी से मेरे कमरे में नज़र दौड़ाई और कुछ कीमती चीज़ें उसी बॉक्स में डाले और फिर वो दोनों कमरे से बाहर निकले। आगे तानिया भाभी का देवर कहने लगा, मेरी बीवी का इतना ख्याल रखने के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। तुम्हारे घर से जो कुछ एक समेट सकते हैं हमने समेट लिया है। अब तुम इसी तरह बंधे रहो और किसी के आने का इंतजार करो। पति का शब्द सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। तानिया भाभी विधवा नहीं थी बल्कि उन्होंने विधवा होने का ढोंग रचाया था।
वह आदमी उनका देवर नहीं बल्कि पति था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आ रहा था कि बड़ी चालाकी से उन्होंने न सिर्फ हमारे घर में जगह हासिल की थी बल्कि उन्हें हर चीज के बारे में जानकारी भी हो गई थी। तानिया भाभी मेरे कमरे करीब आई और कहने लगी कि तुम जैसे लड़कों को अपने जाल में फंसाना बहुत ही आसान काम है। देखो तो, तुमने खुद मुझे अपने घर में जगह, यह कहकर वो जोर से हंसी थी और मेरे गालों पर हाथ फेरते हुए अपने पति के साथ बाहर निकल गई। मैं इसी तरह बंधा हुआ था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किससे आवाज दूं। 2 घंटे में ऐसे हालत में बंधा रहा और रात के 7 बजे के करीब मेरे पापा ऑफिस से घर आए तो मुझे इस तरह बांधा देखकर हैरान रह गए। जल्दी से उन्होंने मुझे खोला। मैंने सारी बात बताई। मेरे पापा ने सर पकड़ लिया, कहने लगे, मैंने तुम्हारी माँ को कहा था कि गैर औरत को इस कदर घर के मामलात में ना लिया करो। मैं और मेरे पापा ने मिलकर सारे घर की तलाशी ली। हमारे होश ठिकाने आ गए क्योंकि घर का सारा कीमती सामान और जेवरात वगैरह चोरी था। ना जाने उस लाल कलर बॉक्स में क्या था जो दीदी अपने घर से लाई थी। दीदी की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें सारी बातें में हमने कुछ नहीं बताया, लेकिन माँ को सब कुछ बताया दिया था। यह सुनकर माँ पूरी तरह से रोने लगी थी और फिर माँ ने बता दिया, तानिया भाभी के सलाहकार संजना दीदी अपने ससुराल से अपना सारा जेवर समेट कर ले आई थी, क्योंकि भाभी ने उनसे कहा था कि कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे पीछे तुम्हारी सास जेवरात पर कब्जा कर ले, इसलिए तुम अपना सारा जेवर अपनी माँ के पास रख दो। और संजना दीदी उनकी बातों से मैं आकर अपना सारा जेवर वहाँ से ले आई थी, जिसे बड़ी आसानी से लूट लिया था। हमने पुलिस कंप्लेंट कर दी थी, लेकिन पता चला कि तानिया भाभी और उनके पति यह शहर छोड़कर जा चुके थे। दोनों मियाँ बीवी यही काम था। तानिया भाभी विधवा होने का नाटक करती और किसी कैदी पर घर की जानकारी ली थी और फिर जैसे ही मौका मिलता वो घर लूट लेती। अगर उनकी फरमाइश पर मैं उन्हें अपने कमरे में ना लेकर जाता तो शायद यह सब कुछ ना होता। अपने जुनूनी की वजह से मैंने अपने घर वालों को बहुत नुकसान पहुंचाया था, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तानिया भाभी के इस ताज़ा दूध में भी तो बेहोशी की दवा मिलाई हुई थी। अगर मैं इन्हें अपने कमरे में न लाता तभी भी थोड़ी देर में बेहोश हो जाता। जो भी था, हमारा बड़ा नुकसान हुआ था और आज भी मुझे इस बात का दुख था कि यह सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ था। माँ की गैर मौजूदगी में मुझे तानिया भाभी को अपने घर में आने नहीं देना चाहिए था। अक्सर औरतें ऐसी गलती कर जाती हैं कि वह अपने ससुराल की बुराइयां जब अपने किसी अनजाने औरत से बोल देती हैं। हम इन्हीं जानते नहीं कि कब कौन कहाँ हमारी मजबूरी और कमजोरी का फायदा उठा ले, इसलिए शायद हमने बहुत सावधान रहना चाहिए और अपने घर की कोई भी जानकारी किसी गैर से बिल्कुल भी चर्चा नहीं करनी चाहिए, फिर वह कोई औरत ही क्यों ना हो। संजना दीदी ने अपने ससुराल की बुराइयां तानिया भाभी से की थी। इसी बात का फायदा उठाकर उन्होंने संजना दीदी का सारा जेवर बड़ी आसानी से ही हड़प लिया था। अगर संजना दीदी अपने ससुराल की कोई भी बात तानिया भाभी से के सामने बयान नहीं करती तो शायद उनका जेवर बच जाता।
जब संजना दीदी के ससुराल वालों को पता चला कि मायके में होने वाली चोरी से में संजना दीदी का भी जेवर चोरी हो गया है तो उन्होंने बहुत हंगामा मचाया। उनकी सास ने उनको और भी बुरा भला कहा और वह अपना जेवर उठाकर मायके क्यों लेकर गई थी और वह अपने पति के नज़रों में भी बुरी हो गई थी। संजना दीदी के गलती की वजह से बहुत नुकसान हो गया था। आज भी वो कुछ शर्मिंदा होती है कि अपनी सास से जेवर बचाकर वह मायके ले आई थी और कैसे चोरी हो गया था। आजकल के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ना ही मनुष्य किसी पर भरोसा कर सकता है, चाहे वह अपना हो या चाहे वो पराया हो। मगर हमारे नादान नौजवान आज भी इन्हीं लड़कियों के साथ हाथों बहुत लूट रहे हैं और बहुत ज़्यादा धोखा हो रहा है। कुछ बड़ी उम्र की लड़कियां हो या छोटी उम्र की हों, लड़कों की इस नादानगी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती है, उनको अपने हुस्न की जाल में फंसा लेती है, फिर उनके घर के और उनके हालातों के बारे में पता कर लेती है। और आजकल ये बड़े शहरों में आम हो रहा है कि औरतें अपने हुस्न के जाल में लड़कों को फंसाकर उनके घर तक जानकारी हासिल कर लेती हैं और फिर उनके कीमती सामान जेवरात वगैरह लूट कर फरार हो जाती हैं। फिर वही लड़का माथा पकड़ कर बैठ जाता है क्योंकि उसने ही इस औरत को अपने कमरे तक आने देते हैं। और फिर अंजाम क्या हुआ, अविनाश के भी साथ ही इस तरह हुआ था। अविनाश भी जवान था और नादान लड़का था, उसको भी तानिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से फंसा लिया था और फिर अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उसके कमरे तक चली गई थी। फिर जो हालात अविनाश के साथ हुआ था वो आपके सामने ही। मेरी आप लोगों से यही अनुरोध है कि इसलिए आप भी किसी पर भरोसा ना करें और ना ही किसी को भी अपने घर के निजी बातों के बारे में ना बताएं, आप उनको घर के अंदर ना लेकर आएं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, वीडियो को लाइक और रूपा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।